दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनसे संबंधित जो शराब नीति घोटाला है उसको लेकर के 28 मार्च को दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुए। एक दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और जो दूसरा है वो दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर। और ये दोनों घटनाक्रम हुए हैं ये एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के पक्ष में गए हैं और अरविंद केजरीवाल के मजबूती को दर्शाता है ना। इन्हीं दोनों घटनाक्रम को हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में 28 मार्च के दिन क्या हुआ। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका डाली गई थी इस चीज़ को लेकर के कि जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और वो जेल के अंदर से सरकार नहीं चला सकते हैं। इसको लेकर के याचिका डाली गई थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को सुनना तो बहुत दूर की बात है, इसको खारिज कर दिया और खारिज करके ये कहा कि कोई ऐसा कानूनी प्रतिबंध है ही नहीं, है ना। कानून में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं हुआ है कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल के अंदर से रह करके सरकार नहीं चला पाए, है ना। ऐसा कुछ प्रतिबंध नहीं, इसीलिए इस याचिका को सुनवाई के जो कि हम नहीं मानते हैं और वो याचिका वहीं के वहीं खारिज हो गई। मतलब क्या है? मतलब ये अब जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के वो जेल में रह कर के भी दिल्ली की सरकार को चला सकते हैं, जैसा कि वो अभी कर रहे हैं। दो बार निर्देश उन्होंने दिया, एक बार आतिशी को और एक बार सौरभ भारद्वाज को। ठीक है, तो ये एक तरीके का रास्ता क्लियर होगा कि अब वो जेल के अंदर से रह करके सरकार चला सकते हैं। हाँ, अगर इसमें बीजेपी के जो लोग हैं यानी जो एलजी हैं वो इसमें किस तरीके का अगर टांग नहीं अड़ाते हैं तो सरकार अपना चला सकते हैं आराम से जेल के अंदर रह करके भी। पहली चीज़ 28 मार्च को ये हुआ जो कि सीधे तौर पर केजरीवाल के पक्ष में गया। लेकिन जो दूसरा घटना हुआ दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर वो बहुत ही दिलचस्प था, मतलब देखने लायक वो नज़ारा था कि राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल खुद ऐसा लगा कि एक वकील बन चुके हैं। आपको पता है कि 28 मार्च को ईडी की जो हिरासत थी वो ख़त्म होने वाली थी और इसीलिए 28 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर पेश किया था। और पेश करने के बाद वहाँ पर कई तरह की बहस हुई और दलीलें रखी गई। उस कोर्ट रूम के अंदर जब सुनवाई हो रही थी तो अरविंद केजरीवाल के पार्टी के कई लोग वहाँ पर थे। इनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल वो भी वहाँ पर प्रेजेंट थी। इसके अलावा आतिशी भी वहाँ पर थी और सौरभ भारद्वाज भी वहाँ पर कोर्ट रूम के अंदर थे। सुनवाई जब शुरू हुई तो सबसे पहले जो ईडी के जो लोग थे, जो ईडी के वकील थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा और सीधे तौर पर उन्होंने यही कहा कि हम जो अरविंद केजरीवाल है इनके रिमांड को और बढ़ाना चाहते हैं। और इन्होंने बेसिकली 7 दिन के रिमांड की मांग की कि अरविंद केजरीवाल की को हम और 7 दिन के लिए अपने पास रखना चाहते हैं, इनसे पूछताछ करना चाहते हैं। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी इस मांग को नकार दिया, बोला कि हम 7 दिन के लिए आपको नहीं दे सकते हैं, आपको कुछ दिन के लिए दे सकते हैं। और अगली जो सुनवाई होगी वो 1 अप्रैल को होगी, यानी 28 के बाद में 29, 30, 31 और 3-4 दिन का इनको रिमांड दिया गया कि आप 3-4 दिन और अरविंद केजरीवाल को अपनी हिरासत में रख सकते हैं, उससे फालतू आप नहीं रख सकते हैं। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ आया कि ईडी के इस रिमांड को लेकर के जनरली जब ईडी किसी भी पर्सन को के रिमांड की मांग करती है तो वो पर्सन उस चीज़ को मतलब अपोज करता है, उसका विरोध करता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने किसी भी तरीके का कोई अपोज नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि ईडी वालों को जितना दिन मुझे जेल में रखना है, अपनी हिरासत में रखना है, रख लें, मुझे उससे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं जांच में मतलब जितना लोग जांच करना चाहते हैं कर ले, मैं पूरी सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि रिमांड से, ईडी के रिमांड से अरविंद केजरीवाल को कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ईडी वालों ने इन पर 1-2 आरोप भी लगाया है कि ये सवालों के जवाब सही से नहीं देते हैं, टाल मटोल करते हैं और कुछ पासवर्ड्स हैं जो कि ये शेयर नहीं करते हैं, जिससे कि हमें एक्सेस नहीं कर पाते हम कुछ डिजिटल चीज़ों को लेकर के। लेकिन इसमें इतनी दलीलों में इतनी दम और ताकत दिखाई नहीं दे रहा था। और इसके बाद इस चीज़ को लेकर के फिर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने कहा कि मैं कुछ चीज़ें अपना रखना चाहता हूँ, कुछ बातें हैं जो कि मैं कोर्ट के समक्ष रखना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ईडी के जो लोग थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि आप बोले नहीं बल्कि आप
लिखित में दे दें, लिख करके दे दें। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही सूझबूझ के साथ ये कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब लिखित में भी मैं दे दूंगा, लेकिन मैं उससे पहले एक बार इस चीज़ को बोलना चाहता हूँ। और इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो ये है कि अभी का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अरविंद केजरीवाल का जो ये इशू है, ये सिर्फ नेशनल इशू नहीं है, ये सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है ना। जर्मनी और अमेरिका जैसे देश इसके ऊपर बहुत ही बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं कि किस तरीके से इसमें पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, कितनी इसमें पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता था कि जब मैं बोलूँगा कोर्ट के अंदर तो जो मेरी आवाज़ है वो देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनी जाएगी और वो ज़्यादा प्रभावी होगा। इसीलिए केजरीवाल साहब ने इस चीज़ को लेकर के जोर दिया कि मैं इसको बोलना चाहता हूँ, मैं लिखित में बाद में दे दूँगा। और कोर्ट ने, ईडी ने इसका जब विरोध किया तो कोर्ट ने इसको परमिशन दे दिया, सेक्शन 313 के तहत ये परमिशन दे दिया कि नहीं ठीक है, आप अपना बात अगर रखना चाहते हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। और उसके बाद फिर केजरीवाल साहब ने बड़ी ही सरलता के साथ जिस तरीके से धुलाई की वहाँ पर ईडी की, उनकी मंशा की, खास करके और भारत सरकार के मंशा की, देखने लायक दृश्य था। सबसे पहले उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने कुछ डाटा, कुछ आंकड़ा वहाँ पर बताया और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो केस है पूरा, ये तकरीबन 2 सालों से ये केस चल रहा है और इस दौरान जो है, इसमें पहले सीबीआई के पास था, फिर ये ईडी के पास आया, है ना। तो इस दौरान, इस पिछले 2 सालों के दौरान इस केस में सीबीआई ने तकरीबन 31,000 पेज कोर्ट में फाइल किया है। मतलब 31,000 का पेज का पूरा एक दस्तावेज तैयार करके कोर्ट में दिया है और तकरीबन 294 विटनेस को एग्जामिन किया है सीबीआई ने। ईडी ने तकरीबन 25,000 पेजेस का एक तरीके का दस्तावेज कोर्ट के सामने फाइल किया है और तकरीबन 162 विटनेसेस को एग्जामिन किया है। सोच लीजिए, और इतना कुछ होने के बाद भी ये मेरी गिरफ्तारी क्यों किए हैं, इसका जवाब इन्होंने अभी तक मुझे नहीं दिया है कि मेरी गिरफ्तारी का वजह क्या है ना। और आगे केजरीवाल साहब ने इसमें ऐड किया कि जो मेरी जो गिरफ्तारी इन लोगों ने की है उसमें सिर्फ ऐसे मात्र चार ऐसे अभियुक्त हैं, है ना, जिनकी की बयान पर, जिनके स्टेटमेंट के आधार पर इन लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया। और केजरीवाल साहब ने वहाँ पर ये प्रश्न भी लगाया कि क्या सिर्फ 4 लोगों के बयान के आधार पर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जिसको कि देश के जनता ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वोट दे करके चुना है, क्या उसको गिरफ्तार किया जा सकता है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उन्होंने कोर्ट के सामने रखा था। और एक मजाकिया लहजे में ये भी कहा कि ये तो जो जेब कतरे होते हैं उनकी भी गिरफ्तारी ना हो 2-4 लोगों के बयान से, फिर ये लोग एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कैसे 4 लोगों के बयान से इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और वो भी वैसे 4 लोग जो कि बाद में सरकारी गवाह बन गए, सरकार ने उनको काफ़ी ढील भी दे दी, है ना। इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया। इसके बाद जाहिर सी बात है कि इसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका भी जिक्र होना इसमें जाहिर था, क्योंकि पैसा कहाँ है ना। केजरीवाल साहब ने ये भी कहा कि मेरे ऊपर तकरीबन 100 करोड़ का ये जो शराब नीति का घोटाला है, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 100 करोड़ का घोटाला है, तो इसका पैसा कहाँ है ना। पैसा को कहाँ ईडी ने क्यों नहीं फाइंड किया, कितने जगह पर छापे मारे, क्यों नहीं ईडी को पैसा मिला अभी तक 1 रुपया भी? एक चवन्नी भर का सबूत ईडी के पास नहीं है पैसे को लेकर के, और ना ही ये मनी ट्रेल को मेरे तरफ स्थापित कर पा रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी के पास है या अरविंद केजरीवाल के पास है, नहीं, बल्कि उल्टा मनी ट्रेल कहाँ पर जा रहा है, वो बीजेपी के पास जा रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने जो चंदा लिया है शरद रेड्डी से, जो कि अरविंदो फार्मा का निदेशक है एक तरीके से, जो कि बाद में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाह बन गया, सरकारी गवाह बन गया, और उसने, ईडी ने सबसे पहले उसी को अरेस्ट किया, फिर उसको आसानी से बेल भी दे दिया, है ना। उसने बीजेपी को तकरीबन 55 या 60 करोड़ रुपया चुनावी चंदा के रूप में भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया है। तो मनी ट्रेल तो उनके साथ जा रहा है, भाजपा के साथ जा रहा है कि इन्होंने इस केस के अंदर, इन्होंने इस घोटाले के अंदर पैसा खाया है और उन्हीं के साथ वो साजिश करके मिल गए हैं और फिर
वो मेरे खिलाफ गवाही दे देता है, सरकार का वो दुलारा बन जाता है, सरकार उसको माफ़ कर देती है और उसके खिलाफ कुछ नहीं होता है। ये तमाम बातों को इन्होंने रखा। इसके अलावा इन्होंने ये बात भी रखी कि असली जो घोटाला है दरअसल वो ईडी के जांच के बाद शुरू हुआ है, और ये जो जांच हुआ है ईडी के द्वारा, इसका सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही मकसद है कि इससे आम आदमी पार्टी को ख़त्म किया जा सके, है ना। लोगों के अंदर ये एक मतलब परसेप्शन बनाया जा सके, एक छवि बनाया जा सके लोगों के मन में कि आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचारी पार्टी, अरविंद केजरीवाल एक करप्ट पॉलिटिशियन है। और दूसरी तरफ ईडी ने क्या किया कि इसी छापे के बल पर एक एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने का काम किया, एक वसूली रैकेट चलाने का काम किया। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अरबिंदो फार्मा का रेड्डी है, जिसने कि बीजेपी को तकरीबन 60 करोड़ रुपया चुनावी चंदा के रूप में दिया। तो एक तरीके से साफ तौर पर इन्होंने सरकार की जो मंशा है कि चुनाव से ठीक पहले, ये केस 2 साल से पिछले चल रहा है, तो और मैंने जब 8 या 9 ईडी के समन्स को रिप्लाई नहीं किया, उसको इलीगल बता दिया, तो इन लोगों ने पहले क्यों नहीं गिरफ्तारी की, इसी टाइम पर क्यों गिरफ्तारी कर ली। तो जाहिर सी बात है कि अभी लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव होना है और चुनाव से ठीक पहले इस तरह से एक पार्टी के सबसे बड़ा जो नेता है उसको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल देना, है ना, ये इनकी मंशा को शो करता है। और पहले भी इस चीज़ के जिक्र कर चुकी है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहते हैं कि आप जो है, ताकि ये लोकसभा चुनाव के अंदर प्रचार नहीं कर सके, लोकसभा चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी नहीं कर सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है जो कि सीधे तौर पर दिल्ली और पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को प्रभावित करती है। इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं, गुजरात, गोवा, जहाँ पर कि इनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो इनके मंशा को लेकर के जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने राव जेवेनु कोर्ट के अंदर अपनी दलीलें रखी, वो दलीलें सुन करके सभी को यही लगा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो जाल नरेंद्र मोदी ने बिछाया था ईडी के माध्यम से, कहीं ना कहीं उस जाल में अब खुद नरेंद्र मोदी और उनकी ईडी जो है वो फंसती हुई नज़र आ रही है। और उनकी मुश्किलें हो सकता है कि जब अगली सुनवाई होगी तो उसमें और बढ़ सकते हैं, क्योंकि ईडी को अभी हाई कोर्ट का भी सामना करना है, दिल्ली का हाई कोर्ट का भी सामना करना है, उनके सवाल जवाबों का भी सामना करना है। और लगातार यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो पक्ष है वो मजबूत होता जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईडी का जो पक्ष है और जो ईडी जिनके इशारों पर काम कर रहे हैं उनका जो पक्ष है वो ऐसा लग रहा है कि लगातार कम होता जा रहा है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि आखिर इस चीज़ का जो एक हिडन मीनिंग कहा जा सकता है कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि क्यों अरविंद केजरीवाल ने रिमांड का विरोध नहीं किया, है ना। तो इनके पार्टी के जो लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल को ये इनपुट दे रहे होंगे संभवतः कि आपके जेल में रहने से भी आम आदमी पार्टी का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि आपके जेल में रहने से आम आदमी पार्टी के प्रति, अरविंद केजरीवाल के प्रति लोगों के मन में एक सहानुभूति पैदा हो रही है। समझ रहे हैं बात को। तो इसीलिए आप जेल के अंदर भी अगर हैं तो उससे आम आदमी पार्टी को फ़ायदा ही हो रहा है, उल्टे नुकसान मोदी जी को हो रहा है ना। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी की गले की हड्डी बन चुके हैं, जिसको कि ना तो ये इनको उगलते बन रहा है और ना ही निगलते बन रहा है ना। इनको समझ में नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल को हम जेल के अंदर रखें, इसको जेल के बाहर छोड़ दें। फ़ायदा दोनों में अरविंद केजरीवाल को है, आम आदमी पार्टी को है, इंडिया अलायंस को है। और इसीलिए इस पूरे मामले में अभी तक अरविंद केजरीवाल का जो पक्ष है वो काफ़ी मजबूत लग रहा है, दूसरी तरफ ईडी का पक्ष काफ़ी कमज़ोर लग रहा है। आगे देखते हैं कि और इस केस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, और जो भी होगा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।